वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इजी मैथ्स में। आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 की गणित को, जिसके अध्याय 1 के बारे में हम पढ़ेंगे। अध्याय 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। आज की क्लास में हम वास्तविक संख्याओं के बारे में जानेंगे। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, किस प्रकार से उनको लिखा जाता है एवं ये कितने प्रकार की होती हैं। चलिए ठीक है, तो शुरू करते हैं। अध्याय 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं किस प्रकार से लिखी जाती हैं एवं कितने प्रकार की होती हैं, हम इसके बारे में आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो वास्तविक संख्याएं दो तरह की संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं, एक परिमेय संख्याएं और दूसरी अपरिमेय संख्याएं। जब इन दोनों संख्याओं को मिलाया जाता है, परिमेय संख्याओं को और अपरिमेय संख्याओं को, तो हमें वास्तविक संख्याएं प्राप्त होती हैं। अब परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जैसे कि वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक हैं लेकिन q बराबर नहीं होगा 0 के। यानी कि वे संख्याएं जिन्हें हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। अंश यहाँ पर p होगा, q होगा हर, वे परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। जैसे हमने कुछ यहाँ पर उदाहरण लिखे हैं। 3/2 ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पर इसको हमने p/q के रूप में लिखा है। और यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि दोनों पूर्णांक हैं, 3 भी पूर्णांक है और 2 भी पूर्णांक है। इसी प्रकार से 11/15, यहाँ पर 11/15 भी एक परिमेय संख्या है, इसे भी हमने p/q के रूप में लिखा है। इसी प्रकार से 17, 2.5, 11.475, 7.29, इसके ऊपर बार लगा है, और 0.3। तो यहाँ पर ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होंगी। अब समझने वाली बात यह है कि 17 परिमेय संख्या क्यों होगी, क्योंकि यह p/q के रूप में तो लिखी ही नहीं है। 2.5 और इसी तरह से ये संख्याएं भी परिमेय संख्याएं कैसे हो सकती हैं, इन्हें हमने p/q के रूप में नहीं लिखा है, तो ये परिमेय संख्याएं कैसे होंगी। तो इनको हम जानेंगे थोड़ा सा आगे चल के, ये संख्याएं परिमेय संख्याएं क्यों होंगी। इसके पहले जान लीजिए अब अपरिमेय संख्याएं। इन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। हम अपरिमेय संख्याओं को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे कि अपरिमेय संख्याएं √2 या पाई या √11, इन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं। कुछ और भी उदाहरण लिखे हैं मैंने, जैसे 0.37215 डैश डैश डैश, 0.0010001 और डैश 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 इसमें भी लगा है। तो ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब ये अपरिमेय संख्याएं ये क्यों हैं, क्योंकि जब करणी के अंदर कोई अभाज्य संख्या लिखी होती है, जब करणी के अंदर कोई अभाज्य संख्या लिखी होती है या ऐसी संख्या लिखी हो करणी के अंदर जिसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होंगी। या किसी प्रकार का कोई सिंबल हो, वह भी अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत आता है। या इस प्रकार की कोई संख्याएं जैसे कि 0.37215, ये भी एक अपरिमेय संख्या है, इसमें आगे डैश डैश लगा है। तो इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे कि ये अपरिमेय संख्याएं क्यों हैं, ये दशमलव वाली संख्याएं अपरिमेय संख्याएं क्यों हैं, इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। अब देख लीजिए, तो वास्तविक संख्याओं के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो वास्तविक संख्याओं को परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं, इन दोनों संख्याओं को मिलाने से प्राप्त किया जाता है। तो परिमेय संख्याओं के अंतर्गत तो सिर्फ यही संख्याएं आएंगी, लेकिन अब ये जान लेंगे हम कि परिमेय संख्याओं के अंतर्गत और कौन कौन सी संख्याओं को शामिल किया जाता है। हम पिछली कक्षा में पढ़ भी चुके हैं, कक्षा 9 में, कि परिमेय संख्याओं में कौन कौन सी संख्याओं को शामिल किया जाता है। देख लीजिए, परिमेय संख्याओं में सबसे पहले तो शामिल किया जाता है प्राकृत संख्याओं को। प्राकृत संख्याएं जब संख्याओं को एक से लिखा या पढ़ा जाता है। जब हम किसी भी वस्तु को, किन्हीं वस्तुओं को, उनकी संख्या को हमें गिनना हो, जब भी गिनने के लिए हम प्रयोग करते हैं तो हम एक से शुरू करते हैं। जैसे किसी टोकरी में आम है या कोई भी वस्तु हो, हम उसको गिनेंगे किस प्रकार से, 1 आम, 2 आम, 3 आम, 4 आम, इसी तरह से गिनेंगे। ऐसे तो नहीं गिनेंगे कि 0 आम, फिर 1 आम, फिर 2 आम। ठीक है, तो इस तरह से जब किन्हीं भी संख्याओं को या किन्हीं भी वस्तु को गिना जाता है
तो जब हम उन संख्याओं को गिनते हैं तो उन्हें प्राकृत संख्याओं के रूप में गिनते हैं या इस प्रकार से लिखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 और ये जाती हैं अनंत तक, यानी कि कोई असीमित, कोई इनकी कोई सीमा नहीं है लिखने की, अनंत तक ये जाती हैं। ये प्राकृत संख्याएं होती हैं और ये परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जब ये 1 2 3 4 5 6 7 हम लिख रहे हैं तो इनको हम P/Q के रूप में तो नहीं लिख रहा है, यहाँ पर हमने इनको P/Q के रूप में नहीं लिखा है। तो ये संख्याएं परिमेय संख्याएं कैसे होंगी ये भी मैं आपको थोड़ा सा आगे चल के स्पष्ट कर दूंगा। अब देख लीजिए परिमेय संख्याओं में और किसको शामिल किया जाता है। अगला प्रकार है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होंगी, जब प्राकृत संख्याओं के समूह में एक से पहले शून्य को शामिल कर लिया जाता है, अर्थात वे संख्याएं जो शून्य से आरंभ होती हैं। समझिए यहाँ पर ये हमने प्राकृत संख्याएं लिखी हैं। इसके आगे यदि अब मैं अकेला एक के आगे शून्य की ओर लगा लेता हूँ तो वह पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं और पूरा का पूरा वो प्राकृत संख्याएं ही रहेंगी, बस आगे अकेला मैं शून्य को लगा लूँगा। यहाँ पर देख लीजिए मैंने लिखा है ये एक से तो शुरू होती हैं प्राकृत संख्याएं और एक के पहले मैंने सिर्फ शून्य को और शामिल कर लिया तो मुझे पूर्ण संख्याएं मिल जाती हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि जब संख्याएं 0 से आरंभ होती हैं और जाती हैं अनंत तक तो वह पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। और ये पूर्ण संख्याएं भी परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। इन्हें भी हमने P/Q के रूप में यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन ये परिमेय संख्याएं हैं। क्यों हैं अभी हम आगे जानेंगे। यहाँ पर एक और ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं धनात्मक यानी पॉजिटिव होती हैं। यहाँ पर ये दोनों तरह की संख्याएं, जो चाहे वो प्राकृत संख्याएं हों या पूर्ण संख्याएं हों, ये दोनों ही संख्याएं धनात्मक संख्याएं होती हैं। चलिए अब आ जाते हैं हम अगले प्रकार पर कि परिमेय संख्याओं का अगला प्रकार क्या है। अगला प्रकार देख लीजिए, अगला प्रकार है पूर्णांक। जब पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक यानी नेगेटिव संख्याओं को शामिल किया जाता है तब पूर्णांक प्राप्त होते हैं। हमने अभी पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ा, तो पूर्ण संख्याओं का हमने उदाहरण देखा था। पूर्ण संख्याओं का उदाहरण था इतना, यहाँ से 0 1 2 3 4 ये जा रही थी हमारी अनंत तक, और ये संख्याएं कैसी हैं, धनात्मक संख्याएं हैं। अब इन धनात्मक संख्याओं में मैंने देखिए इस तरफ इन ऋणात्मक संख्याओं को और शामिल कर लिया है। जब मैंने धनात्मक संख्याओं में यानी इतनी पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लिया है तब मुझे पूर्णांक प्राप्त होते हैं। अब ये धनात्मक साइड भी अनंत तक जाती हैं और ऋणात्मक साइड भी अनंत तक जाती हैं। ठीक है, और ये पूर्णांक किसके अंतर्गत आते हैं, हमारे परिमेय संख्याओं के अंतर्गत ही हमारे पूर्णांक आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमने इनको P/Q के रूप में नहीं लिखा है, यहाँ पर भी हमने इनको P/Q के रूप में नहीं लिखा है। तो यह भी कैसे होंगे पूर्णांक, तो देख लीजिए आप यहाँ पर, जैसे हम कोई भी पूर्ण संख्या या पूर्णांक यहाँ पर लेते हैं, जैसे मैंने लिया 5। अब 5 यहाँ पर हम कुछ भी कह सकते हैं, इसे पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं, प्राकृत भी कह सकते हैं या पूर्णांक भी कह सकते हैं, लेकिन ये परिमेय संख्या भी होगी। क्यों होगी, क्योंकि कोई भी संख्या हो उसके हर में हमेशा एक रहता है। कोई भी संख्या हो, कितनी भी छोटी से छोटी संख्या हो, कितनी से बड़ी संख्या हो, या चाहे वो धनात्मक हो या चाहे वह ऋणात्मक हो, उसके हर में हमेशा एक रहता है। जब हर में एक आ गया तो देखिए ये P है और ये Q है, लिख दिया मैंने 5 को P/Q के रूप में, तो ये एक परिमेय संख्या होगी। इसी तरह से सभी जितनी भी पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं या पूर्णांक हैं, वह सभी परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, स्पष्ट है ना, कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है यहाँ पर, बिल्कुल सिंपल तरीके से हमें यहाँ पर समझना है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे देख लेते हैं हम दशमलव प्रसार। संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है। जब हम
दो पूर्णांकों का आपस में भाग करते हैं, जब हम कोई दो पूर्णांक लेंगे और उनका आपस में भाग करते हैं, भाग करने पर कभी होता है कि शेषफल शून्य आ जाता है या कभी शेषफल शून्य नहीं आता है। तो कभी दशमलव के पहले शेषफल शून्य हो जाता है, कभी दशमलव के बाद शेषफल शून्य होता है। तो हम जानेंगे यहाँ पे दशमलव के बाद शेषफल कब शून्य होता है और कब शून्य नहीं होता है। चलिए देख लेते हैं। जब हम दो पूर्णांकों में आपस में भाग देते हैं कुछ इस तरह से, जैसे कि मैं भाग देता हूँ यहाँ पर 2 और 5, मैंने दो पूर्णांक लिए, तो हमें यहाँ पर 5 बड़ा है 2 से, तो हमें छोटे पूर्णांक से बड़े पूर्णांक में भाग देना है कुछ इस तरीके से। चलिए भाग देते हैं। 2 से जब हम 5 में भाग देंगे तो 2 दूनी 4 आया, यहाँ पे इसको माइनस किया तो 1 बचा। अब हम दशमलव लेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगी और 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे अब हम 5 बार, आ जाएगा 10, इसको माइनस किया कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पर देखिए दशमलव के एक अंक बाद ही ये जो हमारा शेषफल है ये शून्य हो गया है। तो यहाँ पर जब दशमलव के बाद हमारा शेषफल शून्य हो जाता है तो वह शांत दशमलव कहलाता है। परिभाषा देख लीजिए इसकी। वे संख्याएं जिनका शेषफल दशमलव के कुछ अंक पश्चात शून्य हो जाता है वह शांत दशमलव कहलाते हैं। जैसे कुछ उदाहरण हैं 2.5। अब यहाँ पर 2.5 है, तो जब हमने कोई दो पूर्णांक लिए होंगे और हमने उनमें आपस में भाग किया होगा तब उनका शेषफल दशमलव के बाद शून्य हो गया। इसी प्रकार से 0.375, इसमें भी इसका जो शेषफल है वो शून्य हो गया है दशमलव के बाद, और इसमें भी 11.23752 में भी दशमलव के बाद शेषफल शून्य हो गया। इसमें एक अंक के बाद दशमलव के एक अंक बाद शेषफल शून्य हुआ, इसमें दशमलव के 3 अंक बाद शेषफल शून्य हुआ, और इसमें दशमलव के 5 अंकों के बाद हमारा शेषफल शून्य हुआ है। तो क्या ध्यान रखना है आपको, जब दशमलव के बाद में कुछ अंकों दशमलव के कुछ अंकों बाद शेषफल शून्य हो जाता है तब वह दशमलव प्रसार शांत दशमलव कहलाता है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं अब हम अगला प्रकार, अशांत दशमलव। वे संख्याएं जिनका शेषफल कभी भी शून्य नहीं होता है। अब कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जब हमने दो पूर्णांकों को लिया और उनमें आपस में हमने भाग किया तो उनका कभी भी शेषफल शून्य नहीं होता है। दशमलव के बाद हम उसमें भाग देते जाएंगे, हमेशा आगे भाग देते जाएंगे, लेकिन उनका कभी भी शेषफल शून्य नहीं होता है। तो कुछ संख्याएं हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर कोई उदाहरण लिया, दो पूर्णांक लिए 10 और 3। अब यहाँ पर हम इनको देखते हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या 10 है, छोटी 3 है, तो हम 10 में 3 से भाग देंगे। तो मैंने 10 में 3 से भाग दूंगा तो मुझे प्राप्त होगा 3 त्रिका 9, माइनस करेंगे 1 प्राप्त होगा। अब भाग जाएगा नहीं तो दशमलव लिया, दशमलव लेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। फिर से करेंगे 3 त्रिका 9, फिर माइनस किया, फिर 1 बचा। तो यही क्रम यहाँ पर चलता जाएगा। फिर हम फिर से 0 लेंगे, फिर से 9 आएगा 3 बार। तो ये क्रम हमारा चलता जा रहा है। तो आप इसको कितनी भी बार आगे भाग देते जाइए, तो क्या ये शून्य हो रहा है? क्या इसका शेषफल नहीं हो रहा है? हमें शेषफल 1 प्राप्त होता जा रहा है। तो इस प्रकार के जो दशमलव प्रसार होते हैं वो अशांत दशमलव होते हैं। अब अशांत दशमलव के उदाहरण क्या होंगे? अशांत दशमलव के उदाहरण 2 प्रकार से होते हैं। पहला प्रकार होता है अनवसानी आवर्ती और दूसरा प्रकार होता है अनवसानी आवर्ती। अनवसानी आवर्ती और अनवसानी अनावर्ती। अनवसानी आवर्ती वे संख्याएं जिनके दशमलव के पश्चात कुछ अंकों की पुनरावृत्ति होने लगती है, जैसे 0.09, इसके ऊपर 0 और 9 के ऊपर बार लगा है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर दशमलव के 2 अंकों के बाद फिर से 0 और 9 की पुनरावृत्ति होने लगी है।
अब ये कैसे पता चला कि 0 और 9 की पुनरावृत्ति हो रही है? क्योंकि हमने 0 और 9 के ऊपर ये बार लगाया है। इसका अर्थ यह हो गया कि 0 और 9 आया, उसके बाद हम जब और आगे भाग करेंगे तो फिर से 0 9 आ जाएगा, फिर और आगे भाग करेंगे तो फिर 0 9 आ जाएगा। इसी प्रकार से यह क्रम चलता जाएगा, लेकिन शेषफल में शून्य हमें प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, अगला उदाहरण देख लीजिए, 0.230769। अब इसमें देखिए दशमलव के कितने अंक बाद हमारे पुनरावृत्ति मिल रही है? 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों बाद फिर से पुनरावृत्ति होने लगेगी। यानी जब हम भाग देंगे तो हमें ये इतने 6 अंक मिलेंगे, इसके बाद फिर से इन्हीं की पुनरावृत्ति होने लगेगी। यहाँ से 2 3 0 7 6 9, इसके बाद फिर से यही अंक आएंगे 2 3 0 7 6 9, फिर से 2 3 0 7 6 9, यही क्रम आगे चलता जाएगा, लेकिन शेषफल शून्य नहीं होगा। अब देख लीजिए दूसरा प्रकार है अनवसानी अनावर्ती। अनवसानी अनावर्ती में होता है कि वे संख्याएं जिनमें दशमलव के पश्चात शेषफल कभी भी शून्य ना हो और ना ही अंकों की पुनरावृत्ति हो। अनवसानी आवर्ती में अंकों की पुनरावृत्ति हो रही थी, यहाँ 2 अंक के बाद फिर से वही अंक आने लगे, यहाँ 6 अंकों के बाद फिर से वही अंक आने लगे। लेकिन अनवसानी अनावर्ती में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे उदाहरण है देख लीजिए 0.001 0 0 0 1 0 0 0 0 1, आगे ऐसा ही क्रम चलता जाता है। यहाँ पर अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, यानी पुनरावृत्ति कैसी? अंक ऐसे कोई भी नहीं आ रहे हैं जिनके ऊपर हम बार लगा सकें। इस तरह से जिनके ऊपर बार लगाया तो आगे यही अंक आएंगे। तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है कि हम किसी के ऊपर बार लगा सकें। इसी प्रकार से इस उदाहरण में है 4.873778534, तो यहाँ पर भी कोई अंक फिर से रिपीट नहीं हो रहे हैं। इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम अनवसानी अनावर्ती कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? स्पष्ट रखिए इन दोनों में अंतर, अनवसानी आवर्ती में और अनवसानी अनावर्ती में। अब देख लीजिए, हमने सबसे पहले यहाँ पर देखा था परिमेय संख्याओं के कुछ प्रकार लिखे थे हमने, जैसे 7.29 और 0.3। इनको मैं कह रहा था कि ये परिमेय संख्या हैं, और यहाँ पर अपरिमेय संख्याओं में मैंने बोला था कि ये अपरिमेय संख्याएं क्यों हैं। तो चलिए अब हम देख लेंगे ये किस प्रकार से हैं। जैसे कि ये उदाहरण लिया मैंने 0.3, तो यहाँ पर हम लेते हैं 0.3 को, यहाँ 3 के ऊपर बार लगा है। अब ये परिमेय संख्या कैसे होगी? इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 0.3, ये बार हटाएंगे तो बार का अर्थ ये होता है कि जिस अंक के ऊपर बार लगा है उसकी अब आगे पुनरावृत्ति होने लगती है। तो जब बार हटाएंगे तो 3 की पुनरावृत्ति होने लगी, 3 आगे आता जाएगा। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। जब हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं तो अब हम इसको परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? देखिए, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, माना x बराबर 0.3, इसको 0.3 को मैंने x यहाँ पर मान लिया है। अब यहाँ पर मैं इन दोनों तरफ x में भी और 0.3 में भी दोनों ओर 10 से गुणा करूँगा, 10 से गुणा करूँगा। गुणा करने पर अब 10 से ही गुणा क्यों करेंगे? 10 से गुणा हम इसलिए करेंगे क्योंकि दशमलव के बाद हमारी सिर्फ एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। दशमलव के बाद जितने भी अंकों की पुनरावृत्ति होती है हम उससे गुणा करते हैं। यदि एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो 10 से गुणा करेंगे, 2 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो 100 से गुणा करेंगे, 3 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो 1000 से गुणा करेंगे। इसी प्रकार से ये क्रम आगे चलता जाता है। चलिए करते हैं। जब हम x में गुणा करेंगे 10 से तो होगा 10x बराबर, और 0.3 में गुणा करेंगे 10 गुणा 0.3। मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, ये बार हटा के 0.3 को। ठीक है, चलिए गुणा कर देते हैं हम। 10x बराबर, जब हम इसका गुणा करेंगे 10 का 0.333 में तो हमें क्या प्राप्त होगा? 3.33, यानी ये दशमलव कहाँ खसक जाएगा? एक अंक पीछे। अब इसको हम समीकरण, पहले इस वाले को हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं और इस वाले को समीकरण 2 नाम दे देते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे,
समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। चलिए घटाते हैं। 10x माइनस 3.33। इसी प्रकार से अब लिखेंगे पहला समीकरण। पहला समीकरण क्या है हमारा, x बराबर 0.3। 3 के ऊपर बार है तो बार हटा के मैं 3 लिख दूंगा एक बार, ठीक है। चलिए इसको माइनस कर देते हैं अपन। माइनस करेंगे तो यहाँ पर मैं माइनस लगा लूँगा और यहाँ पर भी माइनस लगा लूँगा। 10x में से एक x माइनस होगा तो 9x, यहाँ बराबर, चलिए माइनस करते हैं। 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 यहाँ भी 0, और यहाँ 3 माइनस 0 करेंगे तो 3 प्राप्त होगा, और ये दशमलव की जगह पर दशमलव। तो हमें क्या प्राप्त हुआ यहाँ पर, 9x बराबर 3। दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है। x का मान निकालना है तो 9 अभी गुणा में है x के, तो बराबर के उस तरफ 3 के 9 में चला जाएगा। तो हमें प्राप्त हुआ 3/9, और 3/9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, यानी x बराबर 1/3। तो अब हमें x बराबर कितना प्राप्त हो गया, 1/3। ये किसका रूप था, हमने हमारा सवाल लिखा था ऊपर 0.3, इसको मैंने किस रूप में लिख लिया, 1/3 के रूप में। तो देखिए 0.3 को मैंने 1/3 के रूप में लिख लिया है, यानी परिमेय संख्या के रूप में लिख लिया है, इसलिए 0.3 एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से कोई भी संख्या दी हो, इस तरह की हमारी कोई भी संख्या दी हो, चाहे वो 2.5 हो, चाहे 7.29 हो, हम इसको परिमेय संख्या में बदल देंगे, ठीक है। जिस प्रकार से हमने 0.3 को किया है, उसी प्रकार से हम इस संख्या को भी परिमेय संख्या के रूप में बदल देंगे। और ये अपरिमेय संख्या क्यों होगी, अभी हमने जाना। अपरिमेय संख्या ये इसीलिए होती है क्योंकि इनमें आगे अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। हमने दशमलव प्रसार पढ़ा दो प्रकार से, एक शांत दशमलव और दूसरा अशांत दशमलव। तो शांत दशमलव की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। शांत दशमलव की जितनी भी संख्याएं होंगी वो परिमेय संख्याएं होंगी। और अशांत दशमलव में दो प्रकार होते हैं, अनवसानी आवर्ती और अनवसानी अनावर्ती। तो जो अनवसानी आवर्ती वाली जो संख्याएं होती हैं ये भी परिमेय संख्याएं होती हैं। और दूसरा प्रकार था अशांत दशमलव में अनवसानी अनावर्ती। अनवसानी अनावर्ती की संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। क्यों होती हैं अभी हमने जाना। शांत दशमलव ये वाली संख्याएं परिमेय संख्याएं क्यों होंगी, देखिए किस प्रकार से। यदि ये 2.5 लिखा है यहाँ पर, तो मैं एक तो इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ जैसे 25, और इसके बटे में मैं कितना लिख दूंगा, दशमलव के बाद एक अंक है तो बटे में 10 लिख दूंगा, 25/10। ये 25/10 एक परिमेय संख्या होगी, बिल्कुल होगी। इसी प्रकार से अनवसानी अनावर्ती को हमने देखा, अभी हमने 0.3 के ऊपर बार लगा था, उसको बदला था और परिमेय संख्या में उसको बदल दिया था, इसलिए यह परिमेय संख्याएं होंगी। और अपरिमेय संख्याएं, इनको हम परिमेय संख्या के रूप में नहीं बदल सकते, क्योंकि इसमें हमें अंकों का पता नहीं है कि भाग कहाँ तक जाता है। हम दो संख्याओं में जब भाग देंगे, जब उनमें शेषफल कभी भी शून्य नहीं होगा, तो हम उनका एक्यूरेट मान कभी भी नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए ये अनवसानी अनावर्ती अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे अगले पेज। अब हम जान लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में। क्या होती है ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसको समझने के लिए हम कोई दो पूर्णांक लेते हैं, जैसे कि मैंने कोई दो पूर्णांक लिए 7 और 2, ये दोनों पूर्णांक हैं। यहाँ पर हमें इन दोनों पूर्णांकों का आपस में विभाजन करना है, यानी भाग देना है। तो यहाँ पे हम बड़े पूर्णांक में छोटे पूर्णांक से भाग देंगे। तो चलिए करते हैं। मैंने इस तरीके से इसको लिखा, 2 से 7 में भाग देंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार 2 3 6, इसको घटाया तो हमें 1 प्राप्त हुआ। तो जब हमने भाग दिया 2 से 7 में, तो हमें अन्य 2 और पूर्णांक भी प्राप्त हो रहे हैं यहाँ पर। तो जब ये दोनों पूर्णांक हमें यहाँ पे प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ पर ये वाला पूर्णांक है, इसको हम बोलते हैं भागफल,
इसको बोलेंगे भागफल, और यहाँ पे जो नीचे प्राप्त होता है इसको बोलते हैं हम शेषफल। तो जब भी हम किन्हीं भी दो पूर्णांकों में भाग देते हैं तो हमें अन्य दो और पूर्णांक भी प्राप्त होते हैं। अब जिस संख्या में हम भाग देते हैं, हमने इस संख्या में भाग दिया है, इसको बोलूँगा मैं भाज्य। जिस संख्या से भाग देते हैं उसको बोलूँगा मैं भाजक। भाग जितनी बार जाता है या जितनी बार हम पहाड़ा पढ़ते हैं उसको बोलते हैं भागफल, और अंत में जो हमें नीचे प्राप्त होता है उसे बोलते हैं शेषफल। ठीक है, तो यहाँ पर अब इन चारों का आपस में क्या संबंध होता है, क्या कनेक्शन होता है उसका जान लीजिए। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल, ये यहाँ पर इनका आपस में संबंध होता है। तो यहाँ पर भाज्य को मैं मान लूँगा a बराबर भाजक को मानूंगा मैं b गुणा भागफल को मानूंगा q प्लस शेषफल को मानूंगा r। तो यही हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है। अब इसमें हम देखिए हमारे जो मान है इनको हम रख कर देखते हैं। यहाँ पर a यानी कि हमारा भाज्य है 7, मैंने लिखा, बराबर b यानी कि भाजक जो कि है 2, गुणा q भागफल हमारा है 3, प्लस r जो कि है शेषफल यानी 1। चलिए इसको हल करते हैं। 7 बराबर 2 गुणा 3 6 और प्लस में है 1। इसको देख लेते हैं। 7 बराबर 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7, दोनों ओर बराबर आ गए, यानी कि हमारा जो प्रश्न हमने किया वो बिल्कुल सही है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यही होती है कि जब किन्हीं दो पूर्णांकों का आपस में भाग किया जाता है तब हमें अन्य दो पूर्णांक जो कि q और r ये भी उसी में प्राप्त होते हैं। यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार जब कोई दो पूर्णांक a और b लिए जाते हैं और उनका आपस में विभाजन किया जाता है तब उनमें अन्य दो पूर्णांक q और r भी विद्यमान होते हैं या उपस्थित होते हैं उन्हीं में, जहाँ पर हमारा q भी पूर्णांक है और r भी पूर्णांक है। और आप अब एक बात यहाँ पर देखिए, जब हमने यहाँ पे भाग दिया तो हमारा शेषफल आया 1। जो हमारा शेषफल आता है वो हमेशा हमारा जो भाजक होगा यानी कि b, भाजक क्या है हमारा b, इससे हमेशा छोटा होगा यहाँ पर, यानी कि जो r है वो हमेशा कैसा होगा, छोटा होगा, किससे, b से, और 0 से भी, लेकिन 0 से बड़ा होगा और 0 के बराबर भी हो सकता है। यहाँ पर हमारा जो शेषफल है वो b से तो छोटा होगा लेकिन 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा 0 के। ये हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है। तो आगे अब हम प्रश्नावली के सवालों को इसी के अनुसार करेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट यहाँ तक के अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपको किसी प्रकार से कोई परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट करें, जिससे मैं और भी अच्छे से आपको इसके बारे में बता सकूं। तो यहाँ पे हम हमारी क्लास करते हैं समाप्त। आगे की क्लास में हम प्रश्नावली के सवालों को करेंगे। अब यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें।